Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia। तो भाई हम लोग आईबीए के सेट के मैथ्स के लेक्चर्स को डिस्कस कर रहे थे। वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर हमारा ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है आज की क्लास के अंदर, जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आफ्टर फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है। वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपको आईबीए के सारे पेपर्स में बहुत दिखता है। अराउंड 60 to 70% पोर्शन एक बड़े अरसे तक वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर रेशियो प्रोपोर्शन ने कवर अप किया है। इसी तरीके से आपको सेट के पेपर्स के अंदर, सीबीएम के पेपर्स के अंदर, फास्ट के पेपर्स के अंदर, यू कैन नेम इट एनीथिंग। जिस तरह आपके पास बेसिक मैथ्स के अंदर ये अलजेब्रा वगैरह हर जगह पे आती है, वैसी रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। तो बड़े मजे के इसके क्वेश्चंस हैं। तो भाई रेशियो प्रोपोर्शन को स्टार्ट करने से पहले आपसे बस दो छोटी सी बातें हैं कि भाई रेशियो प्रोपोर्शन को आपने सॉल्व करते हुए सिर्फ दो चीजें अपने जहन में रखनी होती हैं। पहली चीज क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के मायने क्या होते हैं कि अगर दो क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली लिंक कर रही है तो उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कह रहे होते हैं हम लोग। और इनवर्स प्रोपोर्शन के मायने क्या होते हैं कि अगर दो क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली इंटरलिंक नहीं कर रही, अगर तो दो क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली इंटरलिंक कर रही है देन दे आर टर्म्ड एज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और अगर दो क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली इंटरलिंक नहीं करती उसे इनवर्सली प्रोपोर्शन कहते हैं। अच्छा भाई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर हमेशा हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कह लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को यूज कर रहे होते हैं। वाइल इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर हमेशा हम लोग सामने सामने वाली टर्म्स को आपस में सिंप्लीफाई करवा रहे होते हैं, सामने की टर्म्स को आपस में सिंप्लीफाई करवा रहे होते हैं। तो देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है। ये शॉर्ट ट्रिक अभी आपको समझ में नहीं आएगी, जब हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अभी बस आपके अपने जहन में क्या रखना है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर दो चीजें बस आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर तो क्वेश्चन के अंदर जो भी दो क्वांटिटीज आपको गिवन है अगर वो डायरेक्टली आपस में इंटरलिंक्ड है, आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है, तो हमेशा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। और अगर वो इंटरलिंक्ड नहीं है तो सामने सामने की मल्टीप्लीकेशन यूजुअली हम लोग कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल बात को समझते हैं। बाय द वे, ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो इस लेक्चर में शामिल होंगे सारे आईबीए के पास पेपर से लिए गए, नस्ट के पास पेपर से लिए गए, सेट के, लम्स के पास पेपर से लिए गए हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करो, ऑब्वियसली दे विल बी सुपर हेल्पफुल फॉर यू गाइस। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है अ शॉपकीपर अर्न्स द प्रॉफिट ऑफ ₹70 फॉर एवरी 3 bags ऑफ व्हीट इट सेल्स। हाउ मेनी bags ऑफ व्हीट मस्ट द शॉपकीपर सेल इन ऑर्डर टू मेक अ ₹1400 प्रॉफिट? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है एग्जामिनर, बात को जरा समझिएगा। कहता है एक शॉपकीपर है, वो प्रॉफिट कमा रहा है ₹70 का और एवरी 3 bags ऑफ व्हीट ही सेल्स। ओके भाई, यानी कि ₹70 एक शॉपकीपर कमा रहा है किसके ऊपर? हर 3 बैग्स के ऊपर जो वो पर्टिकुलरली सेल आउट करता है। यानी कि वो शॉपकीपर हर 3 बोरे जो आटे के सेल करता है उस पर ₹70 का प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है। एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहे हैं हाउ मेनी बैग्स ऑफ व्हीट, बताइए वो कितने बैग्स वो पर्टिकुलर बंदा सेल करे, कितने बैग्स वो बंदा सेल करे अगर वो चाहता है कि उसका प्रॉफिट 1400 का बने। तो भाई प्रॉफिट अगर उसका कितना बने 1400 का, तो उसके लिए उसे कितने बैग्स को सेल करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो भाई गौर से सोचिए, क्या ये आपस में इंटरलिंक्ड है या नॉन इंटरलिंक्ड है? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है? कैसे पता चलेगा? आपको ये बात साफ दिख रही है कि भैया आपको प्रॉफिट गिवन है एक क्वांटिटी का कि भाई ₹70 एक
दुकानदार है वो 3 आटे के थैले बेच के कमा रहा है। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि भाई अगर वो 1400 का प्रॉफिट बनाना चाहे तो बताओ उसको कितने आटे के थैले सेल करने होंगे। तो ऑब्वियसली डायरेक्ट लिंक क्वांटिटीज आ रही हैं, दोनों आपस में क्या कर रही है, लिंक। तो इसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 70 इंटू एक्स इक्वल टू के बाद 3 इंटू 1400, 3 इंटू 1400। सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, ये आपके पास हो जाएगा, एक जीरो से जीरो कट गया तो ये क्या बन गया, 7 1 7 एंड 7 2 इज 14, जीरो का जीरो। तो x इज इक्वल टू 3 2 6 एंड जीरो का जीरो। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 60। यानी कि ये शॉपकीपर अगर 60 वीट के थैलों को सेल करेगा, अगर ये शॉपकीपर अराउंड 60 वीट के बैग्स को सेल आउट करेगा, उस सूरत में 1400 का प्रॉफिट कमा रहा होगा। बहुत सिंपल सी मैथ्स है, बहुत तरीके से आपको मैंने क्लियर कर दिया क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्ट में भी आया हुआ है, नस्ट में भी आया हुआ है, आईबीए में तो आ ही आया है बहुत दफा, आपको सीबीएम के पेपर्स में भी दिखेगा, आपको सेट के पेपर्स में भी दिखेगा। एग्जाम में क्या कह रहा है, कहता है if 1/5 of a job can be completed in 15 minutes, if 1/5 of a job can be completed in 15 minutes, how many more minutes will it take to finish the job completely? Hold on a second. आपको सबसे पहले क्वांटिटीज क्लियर होनी चाहिए, क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है। देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई अगर एक जॉब है, यानी कि काम एक बंदा कर रहा है, उसमें से 1/5 हिस्सा अगर वो 15 मिनट में कंप्लीट कर सकता है, तो बताओ कितने मिनट उसको रिक्वायर्ड है पूरी जॉब कंप्लीट करने के लिए। तो भाई आपके लिए सबसे अच्छी चीज पता है क्या होती है, हमेशा अपने आप को जो है ना बहुत सुकून में ले आओ। तो भाई आपको देखो फ्रैक्शन के अंदर क्या गिवन है, जॉब का हिस्सा, तो यानी कि जॉब की आपको एक क्वांटिटी गिवन है और एक आपको टाइम गिवन है। एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई 1/5 ऑफ अ जॉब जो है, 1/5 ऑफ अ जॉब जो है वो कितने मिनट में इंसान कंप्लीट कर पा रहा है, एक बंदा 1/5 ऑफ अ जॉब, यानी कि जॉब का पांचवा हिस्सा, पांचवा हिस्सा कितनी देर में कंप्लीट कर पा रहा है, वो कंप्लीट तकरीबन कर पा रहा है 15th मिनट के ऊपर, कितने ऊपर, 15th मिनट के ऊपर। एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है कितने मजीद मिनट लगेंगे, यानी कि कितना मजीद टाइम लगेगा अगर उसे कंप्लीटली वो जॉब फिनिश करनी है। तो भैया बाकी की जॉब की डिटेल्स कैसे निकालोगे, देखो फ्रैक्शंस के अंदर ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं लास्ट लेक्चर्स, अगर आपने नहीं लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैंने क्या पढ़ाया था कि भाई अगर आपको 1/5 गिवन है, यानी कि अगर 1/5 ऑफ द काम वो कंप्लीट कर रहा है 15 मिनट्स में, तो रिमेनिंग काम कैसे निकालोगे, टोटल क्वांटिटी में से 1/5 को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4/5। तो आपके पास रिमेनिंग जॉब कितनी आ गई, 4/5। और आपको क्या निकालना है, इसको फाइंड करने का टाइम, इसको फाइंड करने का टाइम। तो देखो ये दोनों क्वांटिटीज, ये जॉब और ये टाइम, ये जॉब और ये टाइम आपस में क्या है, इंटरलिंक है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, जॉब पूरी करनी है एक स्पेसिफिक टाइम में, आपस में लिंक्ड क्वांटिटीज हैं। आपस में कैसी क्वांटिटीज आ रही हैं, इंटरलिंक्ड क्वांटिटीज आ रही हैं। तो सिंपल तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शन को यूज कर लिया जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन को क्या कर लिया जाएगा, यूज कर लिया जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे आंसर निकाल लेंगे। तो भैया क्या आंसर आएगा, सिंपल तरीके से बन जाएगा x/5 और इक्वल टू किस तरफ क्या आ जाएगा, 15 इंटू 5/4 कर लीजिए। सिंपल आपके पास डायरेक्टली वहां पे जाके क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, वो हो जाएगा सिंपली 4/5 की फॉर्म पे। तो क्या बन गया भैया, इस 5 से 5 कट गया तो 15 4 दर क्या होता है, 15 4 दर 60 होता है भाई। 5 4 दर 20 का 0 और 2 कैरी, 4 1 4 और 2 का इजाफा, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, 60 का 60। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास, सॉल्व हो गया। मुझे बताओ भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या मसले की बात है, बहुत सिंपल है। तो मैंने आप लोगों को ये भी तरीका बता दिया कि भाई क्वांटिटीज को हमेशा लिख लिया करें, अगर किसी बच्चे को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो ना तो क्वांटिटीज को इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा तो भाई अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, ये कह रहा है कि द सैलरीज ऑफ द थ्री प्रोफेसर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:8:9। इफ द हाईएस्ट सैलरी इज 4,50,000 रुपीज, देन द स्मॉलेस्ट सैलरी विल बी डैश। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी या ट्रिक क्या होगी, आपको तीन प्रोफेसर्स की सैलरीज का रेशियो गिवन है, यानी कि भाई तीन प्रोफेसर्स को जो सैलरीज मिल रही है वो इस रेशियो के ऊपर मिल रही है। ऑब्वियसली 7 का मतलब क्या है, जो सबसे लोएस्ट प्रोफेसर को सैलरी मिल रही होगी उसका शेयर 7 है, अगले वाले का शेयर 8 है और लास्ट वाले का शेयर कितना है, 9 है। यानी कि आपको रेशियो के अंदर तीनों प्रोफेसर्स की सैलरीज का एक तरीके से कंपैरिजन गिवन है, रेशियो गिवन है कि भाई ईच प्रोफेसर को सैलरी कितनी मिल रही है। आपसे एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई देखो अगर हाईएस्ट सैलरी 4,50,000 रुपए है तो बताओ स्मॉलेस्ट सैलरी कितनी होगी। तो भाई आप इससे फाइंड कैसे करोगे, एक बहुत आसान सी शॉर्ट ट्रिक है, और वो क्या चीज है कि देखो आपको हाईएस्ट सैलरी गिवन है कितनी, 4,50,000 रुपीज आपको पता है गिवन है, सही है ना, 4,50,000 रुपए आपको हाईएस्ट सैलरी गिवन है।
और आपको हाईएस्ट सैलरी का रेशो भी गिवन है। हाईएस्ट सैलरी का आपको पोर्शन भी मिल सकता है। कैसे कि आपको हाईएस्ट सैलरी का रेशो गिवन है। कितना रेशो हाईएस्ट सैलरी का? 9। क्योंकि देखो जब तीनों सैलरीज का पोर्शन आपको गिवन है 7:8:9, तो यहाँ पे जो 9 है वो सबसे हाईएस्ट बड़ी वाली सैलरी का पार्ट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे सिंपल तरीके से, अगर मुझे एक पोर्शन निकालना है, यानी कि अगर मुझे तीनों सैलरीज की कंबाइन करके एक पोर्शन निकालना है सैलरीज का, तो वो कैसे निकाल सकता हूं? वो निकालने के लिए मैं सिंपल हाईएस्ट जो सैलरी हमारे पास है उसको मैं डिवाइड करवा देता हूं किसके साथ? हाईएस्ट के पार्ट के साथ, जो कि कितने बराबर होगा? 9 के बराबर होगा। तो 4,50,000 को अगर हम 9 से डिवाइड करवाते हो तो 9 के टेबल में 45 कहां पर होता है बेटा? 5 के ऊपर होता है। तो ये क्या बन जाएगा? सिंपल 50,000। यानी कि मेरे पास सैलरीज का एक पोर्शन 9 के ऊपर किसके बराबर है? 50,000 के बराबर है। यानी कि मेरे पास सैलरीज का एक पोर्शन किसके बराबर है? 50,000 रुपए के बराबर है। अब एग्जामिनर ने हमसे कहा क्या है फाइंड करने के लिए? एग्जामिनर कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट सैलरी बताइए किसके बराबर होगी। तो स्मॉलेस्ट सैलरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो सैलरीज के एक पोर्शन की वैल्यू आई है इसको सिंपल तरीके से स्मॉलेस्ट के रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो 50,000 इंटू 7 हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा। 5 इंटू 7 क्या होता है मेरा बेटा? 5 7 35 का 35, और जितने जीरोस ये आ रहे हैं 4 के 4 जीरो एडिट आ जाएंगे। तो क्या बन गया? 3,50,000 रुपीज। तो आपके पास ये स्मॉलेस्ट जो शेयर होगा, स्मॉलेस्ट जो पर्टिकुलर सैलरी होगी प्रोफेसर की, वो कितने बराबर होगी? 3,50,000 रुपीज के बराबर होगी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। कभी भी आपको रेशोज के अंदर चीजें गिवन हो और आपको कोई भी टर्म दे दी जाए, तो भाई उसके इक्विवेलेंट के ऊपर जो भी आपको रेशो की वैल्यू गिवन होती है उससे इधर आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करके अपनी वैल्यूज को फाइंड कर रहे होती हैं। दैट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा आईबीए के अंदर आपको दिखेगा, आपको बहुत ज्यादा सीबीएम में दिखेगा, आपको बहुत ज्यादा गिलम्स के पेपर में दिखेगा। क्या क्वेश्चन है? कहता है द रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इन अ बिजनेस क्लास इज 7:5। इफ हिज क्लास इज अ टोटल ऑफ 60 स्टूडेंट, हाउ मेनी मोर बॉयज आर देयर देन द गर्ल्स? अच्छा मजे का क्वेश्चन है। एग्जामिनर क्या कह रहा है? कहता है कि भाई रेशियो ऑफ बॉयज टू दी गर्ल्स का रेशियो एक क्लास के अंदर किसके बराबर है? 7:5 के बराबर है। कहता है कि भाई अगर टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं तो बताइए कितने आपके पास बॉयज होंगे। अब देखो ये कैसे फाइंड करेंगे। भाई देखो, आपको सिंपली रेशियो गिवन है, आपको किसका रेशियो गिवन है? बॉयज टू दी गर्ल्स का। और वो किसके बराबर गिवन है? आपको बॉयज टू दी गर्ल्स का रेशियो गिवन है 7:5 के बराबर। तो जाहिर सी बात है बॉयज की वैल्यू 7 है, गर्ल्स की वैल्यू तकरीबन रेशियो के अंदर किसके बराबर है? 5 के बराबर है। यानी कि बॉयज की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो 7 है और गर्ल्स की वैल्यू किसके बराबर है? आपके पास 5 की। तो भाई रेशियो का एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि अगर मुझे टोटल बॉयज की वैल्यूज को फाइंड करना है तो कैसे निकालूंगा? सिंपल, जो भी बॉयज का रेशियो है उसको ऊपर पुट करूंगा, नीचे डिवीजन के अंदर टोटल रेशियो का सम। तो 7+5 क्या हो जाएगा? नीचे टोटल रेशियो का सम, यानी कि जितनी टोटल क्वांटिटीज है उनको, जो रेशियो में आपको टोटल वैल्यूज गिवन होती है उन सबका सम। तो 7+5 किसके बराबर होता है? ऑब्वियसली वी ऑल नो 12 के बराबर होता है। मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि मौजूद है, जो किसके बराबर है? 60 स्टूडेंट, जो कि टोटल अमाउंट आपको गिवन है। सिंपल तरीके से आपके बॉयज की वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, कभी भी अगर आपको गर्ल्स की क्वांटिटी निकालनी है तो गर्ल्स की क्वांटिटी निकालने के लिए ऑब्वियसली गर्ल्स का रेशियो ऊपर रखा जाएगा, नीचे टोटल रेशियो का सम। टोटल रेशियो क्या है? 7 और 5, तो 7+5 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी जो कि इस केस में कितनी है? इफ द क्लास हैज दी 60 स्टूडेंट, 60 के बराबर है, तो आपको गर्ल्स की तादाद भी मिल जाएगी। तो भाई देखो, बॉयज की तादाद कैसे निकालेंगे? सिंपली नीचे क्या हो जाएगा? 12। तो 12 के टेबल में 60 कहां पर होता है? 5 के ऊपर होता है। तो 7 5 ज़र किसके बराबर आ गया? 35 के। इसी तरीके से अगेन यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 7+5 12, 12 5 ज़र 60 है ना भाई? तो 5 5 ज़ार 25। तो आपको गर्ल्स की तादाद भी मिल गई, बॉयज की तादाद भी मिल गई। बॉयज की तादाद कितनी है? 35 के बराबर, और गर्ल्स की तादाद कितनी है? 25 के बराबर। तो आपके पास क्या एग्जामिनर कह रहा था? हाउ मेनी मोर बॉयज आर देयर देन गर्ल्स? कितने ज्यादा बच्चे मौजूद हैं, लड़के मौजूद हैं गर्ल्स के मुकाबले में? तो क्या आपके पास डिफरेंस आएगा भाई? 10 का। 35 में से अगर 25 निकाल दो, यानी कि 10 लड़के ज्यादा हैं लड़कियों के मुकाबले में। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया हम लोगों ने? बहुत बेसिक स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आपको यार सिंपल एक क्लासरूम के बारे में बताया हुआ कि एक क्लास में टोटल जो बच्चे गिवन थे आपको वो गिवन है कि क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स गिवन है? 6 स्टूडेंट्स गिवन है। और साथ में एग्जामिनर ये भी बता रहा है कि भाई उस क्लास के अंदर बॉयज टू दी गर्ल्स का जो रेशियो है वो 7:5 है।
अब ये क्वेश्चन कई तरीकों से पेपर में आया है, आईबीए में, लम्स में, सीबीएम में, इकरा में, जेबिस में, आपके पास यू कैन नेम इट एनी यूनिवर्सिटी, हर जगह पे तकरीबन ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं। तो अब आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बॉयज कितने ज्यादा है गर्ल्स से। मगर ये क्वेश्चन एज एन एमसीक्यू ये भी आ सकता है कि सिर्फ बॉयज की तादाद बताइए या सिर्फ गर्ल्स की तादाद बताइए, तो कैसे निकालते हैं। देखो बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है कि भाई कभी भी आपको टोटल अमाउंट अगर गिवन है, रेशो भी गिवन है, तो बहुत आसान हो जाता है कि भाई अगर मुझे बॉयज की तादाद निकालनी है तो सिंपली बॉयज का जो रेशो में वैल्यू गिवन है उसको ऊपर रखेंगे, नीचे टोटल रेशो का सम, जैसे यहाँ पे 7:5 गिवन था तो उसका सम नीचे रख दिया, और मल्टीप्लाई बाय टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पे 60 आपको गिवन थी, उससे मल्टीप्लाई करवा दो, आपको बॉयज की तादाद मिल गई। गर्ल्स की तादाद निकालने का तरीका सेम यही है कि गर्ल्स की आपने रेशियो वाली वैल्यू को ऊपर रखना है, नीचे आपने टोटल रेशियो का सम करना होता है, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ गर्ल्स। इस क्वेश्चन में आपसे चूंकि कहा जा रहा था कितने ज्यादा बॉयज मौजूद है गर्ल्स के मुकाबले में, तो ऑब्वियसली वो 35 - 25 करोगे तो 10 की वैल्यू आ गई, तो आपके पास यानी कि 10 बॉयज ज्यादा थे गर्ल्स के मुकाबले में। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बड़े मजे का है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हाट इज एग्जामिनर इज सेइंग, एग्जामिनर इज सेइंग कि अ बैग ऑफ अ राइस इज सफिशिएंट for the family of a six for 9 days. A group of 3 people join them for an indefinite period. How many days the bag of rice will feed all of them, provided they all have the same eating habits? One of the most important question, again IBA के पास पेपर्स से लिया गया, बेरेंस की सेट की किताब में भी क्वेश्चन आपको दिखेगा, कॉलेज पांडा में भी आएगा दिखेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों जगहों के ऊपर। कैसे सॉल्व करोगे, देखो भाई एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई एक जो आटे का सॉरी एक जो चावलों का थैला है वो सफिशिएंट है एक फैमिली फॉर 6 के लिए, जो कि 9 दिनों तक उस पर जिंदा रह सकते हैं। यानी कि क्या कहा जा रहा है, आपको फैमिली की तादाद बताई जा रही है कि फैमिली की तादाद कितनी है, 6 के बराबर है। ओके, आपसे एग्जामिनर आगे क्या कह रहा है, वो 6 लोग वो जो आटे का थैला है या वो चावलों का थैला है वो कितने दिन में खा सकते हैं, 9 दिनों में। यानी कि फैमिली, यहाँ पे मैं एफ लिख देता हूँ, इधर मैं डी लिख देता हूँ, कि भाई वो जो फैमिली है 6 पीपल की, वो 9 दिन में उन चावलों के थैले को आराम से खा सकते हैं। आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर आगे कहता है कि यार अगर ग्रुप ऑफ 3 पीपल उन्हें ज्वाइन कर लें, यानी कि उस फैमिली में 3 मजीद लोग आ जाएं, अब 3 मजीद फॉर एग्जाम्पल उनके मेहमान आ गए या उनके बच्चों की शादियां हो गई, उनकी बीवियां आ गई, XYZ कोई भी कंडीशन हो सकती है कि भाई उन 6 लोगों की जो फैमिली थी ना उसमें 3 लोगों को और इजाफा हो गया, तो अब कितने बंदे बन गए, 9 की फैमिली बन गई, है ना भाई। आगे एग्जामिनर मांग क्या रहा है, ये बताइए कितने दिन तक वो पर्टिकुलर उस बैग से अब खाना खा सकते हैं, कितने दिन तक वो लोग उस बैग से क्या कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो अब देखिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट टास्क। आपको सबसे पहले फिगर आउट करना है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है और या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन। तो कैसे फिगर आउट करेंगे इस चीज को, बहुत सिंपल है। देखो आपको एक क्वांटिटी गिवन है फैमिली, यानी कि फैमिली, और दूसरी क्वांटिटी क्या गिवन है आपको, चावल या नंबर ऑफ डेज, कितने डेज में वो खत्म कर रहे हैं। तो भाई इन दोनों क्वांटिटीज का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, ये डायरेक्टली आपस में इंटरलिंक नहीं है भाई। फैमिली यानी कि बच्चों की तादाद और दिनों का आपस में डायरेक्टली कोई इंटरलिंक नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये कौन से क्वेश्चन है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, और ये पहला इनवर्सली प्रोपोर्शनल का बाय द वे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैं दोबारा क्वेश्चन रीड कर देता हूँ और किसी को मसला हो रहा है। देखो आपको एक सिंपल सी एग्जांपल गिवन है कि एक घर है, उस घर के अंदर आपके पास लेट सपोज एक फैमिली रहती है 6 लोगों की, और वो 6 लोगों की जो फैमिली है ना वो लेट सपोज महीने में एक दफा इम्तियाज से जाके आटे का या जो चावलों का थैला लेकर आते हैं, वो चावलों का थैला 9 दिन तक उनके लिए काफी है। यानी कि वो चावलों का थैला जो इम्तियाज से शॉपिंग करके लेकर आ रहे हैं ना, कंडर बनास्पति का वो जो बैग लेकर आ रहे हैं, वो 9 डेज तक उस 6 लोगों की फैमिली को फीड कर सकता है। एग्जामिनर आपसे पूछना ये चाह रहा है मासूमियत के साथ कि अगर उस फैमिली में 3 लोग और आ जाएं, अब उनके कोई 3 कजन आके रहने लग जाए उनके साथ, तो बताइए कि वही बैग ऑफ राइस कितने दिन तक चल सकता है। आपको ये चीज फाइंड करनी है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो भाई आपने सिंपल क्वांटिटीज को डिफाइन कर दिया। अब देखो दो मेजर क्वांटिटीज यहाँ पे क्या है, एक फैमिली यानी कि नंबर ऑफ पीपल इन अ फैमिली, और दूसरे नंबर के ऊपर नंबर ऑफ दिन, कितने दिनों तक वो आपकी पर्टिकुलर चावलों का थैला चलता है। तो ये दो क्वांटिटीज आपके पास आ गई कि नंबर ऑफ पीपल इन अ फैमिली एज वेल एज नंबर ऑफ डेज। तो ये दोनों क्वांटिटीज आपस में लिंक नहीं करती, दैट्स द रीजन कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का एक क्वेश्चन है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन में मैंने आपको क्या स्टार्टिंग में बताया था, हम सामने सामने का काम करते हैं। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो क्वेश्चन होता है उसमें मल्टीप्लीकेशन आमने सामने की होती है। तो देखो ये 6 को आप सिंपली 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इक्वल टू के साइन के बाद ये 9 को आपने x से मल्टीप्लाई
कर देना है। तो 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। यानी कि वो चावलों का थैला अगर 9 लोग होंगे खाने वाले तो सिर्फ 6 दिन चल सकता है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोबारा समझ लीजिए, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल के ऊपर है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अंदर सामने सामने की मल्टीप्लीकेशन होती है। यानी कि 6 जाके सिंपल 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 9 अपने सामने वाली टर्म x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से 9 से 9 कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। और x का मतलब क्या है कि वो चावलों का थैला अगर एक फैमिली में अब 9 लोग होंगे तो सिर्फ 6 दिन चल सकेगा। तो ये वो कॉन्सेप्ट था जिसको हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्लियर है मेरे प्यारे शागिर्दों? अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीकों से सॉल्व करवा सकता हूं, एक आसान मेथड और एक सिंप्लीफाइड मेथड। देखो भाई इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है एक फादर विशेस टू डिवाइड हिज ईयरली सेविंग्स ऑफ रुपीज 846 इनटू 3 सन्स, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5, हाउ मच शुड ही गिव टू हिज फर्स्ट सन। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लॉजिकल क्वेश्चन है कि एक फादर अपने जो साला साल की उसकी जमा पूंजी है, उसकी मेहनत है, उसकी कमाई है, अपनी विल को अपने बच्चों में शेयर करना चाह रहा है। और विल कितनी है 846 रुपीज की, और किस रेशो में वो तकसीम करना चाह रहा है आपको वो रेशो भी गिवन है। आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि मासूमियत के साथ के बताओ पहले वाले बच्चे को कितने पैसे मिलेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लॉजिकली दो तरीके हैं, एक तो आसान मेथड है और एक थोड़ा टफ मेथड है। तो पहले मैं आपको आसान मेथड बता देता हूं। आसान मेथड बहुत ही इजी है कि भाई देखो आपको सिंपल तरीके से रेशो गिवन है, आपको सिंपल तरीके से एग्जामिनर ने रेशो दिया हुआ है कि भाई उन तीनों बच्चों के अंदर जिस हिसाब से पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसका रेशो एग्जामिनर ने आपको बता दिया है कि भाई वो रेशो क्या है 1:3, सॉरी 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/5। एग्जामिनर ने आपको टोटल अमाउंट भी बता दी है जो कि किसके बराबर है, जो कि बच्चों में तकसीम होनी है, ये बराबर है 846 के। तो सबसे आसान मेथड आपको रेशोस के अंदर इंडिविजुअल कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि मैंने ऊपर भी अभी आपको सिखाया कि भाई देखो आपको कभी भी रेशो अगर गिवन है और आपको टोटल अमाउंट भी गिवन है, तो अगर आपसे कोई भी अब इनिशियल या कोई भी पर्टिकुलर आपसे इंडिविजुअल अमाउंट मांग लीजिए, वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जामिनर आपसे क्या कह रहे हैं, बताइए पहले वाले बच्चे को कितना शेयर मिला। तो भाई पहले वाले बच्चे का कि कौन सा रेशियो इनमें से हिस्सा होगा 1/3 होगा ऑब्वियसली। तो अगर मुझे फाइंड करना है कि पहले स्टूडेंट को या पहले बच्चे को एग्जैक्टली कितने पैसे मिले, तो फर्स्ट बच्चे का शेयर निकालने का तरीकेकार क्या होगा, मैंने क्या आपको तरीका बताया कि जो भी पर्टिकुलर इस बच्चे का आपके पास शेयर है, रेशो है, आप वो सिंपल ऊपर लिखोगे। नीचे तमाम रेशोज का क्या किया जाता है, सम किया जाता है। तमाम रेशोज का क्या कर दिया जाएगा, सिंपल सम कर दोगे तमाम रेशोज का, और मल्टीप्लाई करवा दोगे टोटल क्वांटिटी के साथ। तो यहाँ पे आपके पास टोटल क्वांटिटी कितनी गिवन थी 846, आपको टोटल क्वांटिटी गिवन है। तो ये तो आपके पास सिंपल फॉर्मूले वाला मेथड है जो कि बहुत इजी है कि भाई अगर कभी भी रेशियो का क्वेश्चन गिवन है, आपको कोई भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई चीज निकालनी है, इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर किसी एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का, एक किसी भी आदमी का, एक मर्द का, एक औरत का, आप यानी कि किसी भी एक बंदे का या किसी भी दो बंदों का अगर आपको वैल्यूज निकालनी है, रेशियोज गिवन है, टोटल अमाउंट गिवन है, तो वो आप इजीली निकाल सकते हो उसके फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि भाई जिस भी बंदे का आपको शेयर निकालना है, जिस भी बंदे की आपको अमाउंट निकालनी है, उसकी क्वांटिटी निकालनी है, भाई उस बंदे का रेशियो ऊपर रखो, नीचे टोटल रेशियोज के सम कर दो, नीचे टोटल रेशियोज का सम, यानी कि जितने भी रेशियोज आपको गिवन है उन सबका नीचे इंडिविजुअल करके सम करके सबको ऐड करवा दो, मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी। बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब बेसिक मैथ्स है भैया, ये देखो ऊपर 1/3 का 1/3 एज इट इज रहने देंगे, ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है 1/3 का 1/3 एज इट इज रहने दिया जाएगा। नीचे डिवीजन में देखो सिंपल एलसीएम ले लिया जाएगा। अब ये कैसे एलसीएम लोगे, तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो अच्छा तरीका ये कि पहले इन दो टर्म्स को मैं एलसीएम ले लेता हूं। तो कैसे लूंगा भैया, ये हो जाएगा सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, 4 3 12 का 12, 4 1 4 प्लस का 3 एज इट इज, प्लस का 1/5 एज इट इज का एज इट इज, और बाहर 846 का 846 अभी एज इट इज का एज इट इज। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ऊपर 1/3 का 1/3 एज इट इज। अच्छा भाई अब फर्दर इसका भी एलसीएम लेंगे भैया, यहाँ पे देखो नीचे 12 है, यहाँ पे 5 है, तो ऑब्वियसली अब जब आपने तीन में से पहले दो को सिंप्लीफाई कर दिया, अब भाई इन दो को भी सिंप्लीफाई कर लूंगा। कैसे कि भैया सिंपल तरीके से नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होंगी, तो 5 12 इज 60 ऑब्वियसली। 5 जाके 4 + 3 क्या होता है बेटा 7 के बराबर होता है, 4 + 3 किसके बराबर होता है 7 के, तो सिंपल 5 7 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा भैया 5 7 से मल्टीप्लाई, क्या होता है 5 7 से 35 का 35, 12 प्लस का 1 एज इट इज का एज इट इज। सही है 846 का 846 एज इट इज। अच्छा भाई इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा लोगे, देखो ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर 1/3 का 1/3 एज इट इज,
नीचे देखो 35 + 12 किसके बराबर होगा, ये होगा आपके पास ऑब्वियसली 35 + 12, 45 ऑब्वियसली 47 के बराबर। और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है, 60 का 60 एज इट इज। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, बाहर 846 का 846 ऑब्वियसली एज इट इज का एज इट इज। फर्दर सिंप्लीफाई कर दो इसको। फर्दर सिंप्लीफाई आप कैसे करोगे भैया, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही है सबसे नीचे वाली चीज ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है, तो क्या बन जाए 1/3 का 1/3, ये 47/60 ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखा जाएगा। और आपके पास बाहर 846 का 846 एज इट इज, तो 3 1 3, और 3 के टेबल में 60 कहां पे मिलेगा, 20 के ऊपर। ओके 47 आपको 846 डिवाइड करवाना है 47 से। तो भाई ऑल्दो ये आपको थोड़ी मैथ्स आपकी शार्प होनी चाहिए कि आप डायरेक्टली सॉल्व करवा सको, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं भाई जो आईबी में अप्लाई कर रहे होते हैं प्री मेडिकल बैकग्राउंड के ऊपर। मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों की मैथ्स इतनी शार्प नहीं होती है, कोई मसले की बात नहीं, आपने टेंशन नहीं लेनी भाई। जरूरी नहीं है कि हर बच्चे की मैथ्स शार्प हो, आप सिंपली मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। कैसे कि भाई आप डायरेक्टली 47 10 पे चेक कर लो क्या होगा, 47 × 10 ऑब्वियसली 470 होगा। बहुत बेसिक चीज है ना, आपने सबसे पहले चेक कर लिया, आपको क्या चाहिए 846। तो चलो भाई इसका मतलब मैं ये कर सकता हूँ कि 47 14 पे चेक कर लेता हूँ, क्या पता मुझे आंसर मिल जाए। अब 47 × 14 पे चेक कैसे करोगे, ऑब्वियसली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 7 4 28 का 8 और 2, 4 4 16 और 2 आपके पास सिंपली 18, क्रॉस का क्रॉस, 7 1 7 4 का 4। तो जाहिर सी बात है मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं मिलेगा, ये 6 के अराउंड नंबर आ रहा होगा, इसका मतलब नहीं। हाँ एक और चीज चेक कर लेता हूँ मैं, रैंडमली 17 या 18 पे चेक कर लेता हूं, तो 8 7 आपके पास सिंपल तरीके से क्या बन गया, 7 × 8 आपके पास सिंपल तरीके से 56 का 6 और 5 कैरी। फिर 4 8 हमारे पास क्या हो गया 32। 32 में अगर आप 5 का इजाफा कर दो बेटा तो क्या बन जाएगा, 32 के अंदर अगर आप 5 का इजाफा करो तो ऑब्वियसली 37 हो गया आपके पास। सही है, क्रॉस का क्रॉस, 7 1 7। और अगर मैं कहता हूँ फर्दर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे भैया, 1 4 4 का 4, 6 का 6 नीचे, 7 7 14 का 4, 1 कैरी, 3 और 1 4 और 4 8। तो फाइनली आंसर क्या आ गया 846, यानी कि सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 47 के टेबल में 846 कहां पर आएगा, सिंपल तरीके से आपके पास ये आएगा 18 के ऊपर। देखो जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली नंबर आता हो, जरूरी नहीं है, आप सिंपल तरीके से बेसिक वे में सॉल्व करोगे। आपको एटलीस्ट ये वाली मैथ्स लाजमी आनी चाहिए कि दो नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है क्या नहीं करना। मुझे मालूम है भाई बहुत सारे ए लेवल्स के अंदर प्री मेडिकल बैकग्राउंड के ऊपर भी होते हैं, बहुत सारों ने अपने कॉमर्स सब्जेक्ट भी लिए होंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट लिए होंगे, इट डजंट इवन मैटर यार। आपने सिंपल तरीके उसको लेके चलना है, आपने उस चीज पे फोकस करना है जिस चीज को आपको समझ में आती है, बेहतर तरीके से आप कर सकते हो। सही है ना भाई, तो आपके पास ये क्या बन गया, ये सिंपल तरीके से हो गया आपके पास 18 के बराबर। अब फाइनली आप 20 × 18 करोगे आपका आंसर आ जाएगा। 20 × 18 कैसे करोगे, बहुत बेसिक चीज है यार, आप सिंपली 2 × 18 कर लो, जीरो से मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, वही आपके पास आंसर आ रहा होगा। तो किसके बराबर होगा, 18 2 360 ऑब्वियसली, 8 2 16 का 6, 1 कैरी, और फर्दर 2 1 2 और 1 3, 36 बन गया, 0 का 0 कैरी आ गया। तो आंसर क्या आ गया फाइनली इस क्वेश्चन का 360 के बराबर आ रहा होगा। यानी कि एक बच्चे को जो शेयर मिला वो किसके बराबर मिला, पहले बच्चे को, सॉरी पहले बच्चे को जो शेयर मिल रहा है वो 360 के बराबर मिल रहा है पहले स्टूडेंट को। तो इस तरीके से आपने आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया। वरना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका भी है, वो तरीका थोड़ा मुश्किल मेथड है। तरीके से देखो आपको ये सिंपल तरीके से आपका आंसर मिल गया 360 के बराबर, यानी कि इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल काम नहीं करा। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है रेशियो का, कभी भी रेशियो के अंदर अगर आपको रेशियो गिवन है, आपको टोटल अमाउंट गिवन है, और फिर आपसे उस रेशियो के ऊपर कोई भी इंडिविजुअल क्वांटिटी पूछी जाती है, बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो कि आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल उस इंडिविजुअल क्वांटिटी का रेशियो ऊपर रखना है, नीचे सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेशियोज को रखना है, मल्टीप्लाई करवा देना टोटल अमाउंट से, आपके पास सिंपल तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अच्छा इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी था, मगर वो मुश्किल मेथड इसलिए बताना नहीं चाह रहा था। वो मेथड ये होता है कि भाई आप सिंपल पहले आप जो रेशियो आपको गिवन है उनका आप एलसीएम लो, एलसीएम लेके एक नंबर आएगा उससे पूरे रेशियो को डिवाइड करवाओ, तो आपको हर बच्चे का इंडिविजुअल एक आपको शेयर मिल जाता है। उस तमाम शेयर्स को अगर आप ऐड करवाओगे और फिर आप टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड वगैरह करवा के आपको एक पोर्शन की वैल्यू मिल जाएगी कि एक बच्चे पर कितना पोर्शन, जिसको हमने ऊपर एक जगह यूज भी किया था जहां पे कंप्लीट रेशियो नहीं गिवन थे। तो वो भी एक मेथड होता है हमारे पास सॉल्व करने का, बट उसको अभी इस क्वेश्चन में मैं यूज नहीं करवा रहा, क्योंकि वहां पे अगर उसको यूज करवाऊंगा तो ऑब्वियसली बड़ा लंबा मेथड बन जाएगा। सही है ना भाई, तो आसान मेथड से मैंने आपको करवा दिया क्वेश्चन, आई होप कि आपको सबको क्लियर होगा, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बहुत दफा पूछा जा चुका है। क्या कह रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहता है कि भाई इफ एम मेंस डू अ जॉब इन 10 डेज, ओके, इफ एम मेंस डू अ जॉब in 10 days, how long will it take 10 men to complete this task assuming that they work at the same rate? कहता है यार कहीं पे कोई काम चल रहा है, ओके, और आपको मेंस की तादाद बताई हुई है कि भाई मेंस की तादाद वो पर्टिकुलर काम कितने दिनों में करने, कि भाई एक लेट्स सपोज कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, इफ एम मेंस डू अ जॉब इन 10 डेज,
और कितने दिनों में वो बंदे वो पर्टिकुलर काम को परफॉर्म कर पा रहे हैं, 10 दिनों में। तो जरा एग्जामिनर की लॉजिक को समझिएगा, लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर क्या कह रहा है, इफ एम मेंस डू अ जॉब इन 10 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ 10 मेंस, यानी कि अब कह रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे अगर 10 बंदे, अगर 10 बंदे वो काम कंप्लीट करने लग जाएं, एज्यूमिंग दैट देयर वर्क रेट इज सिमिलर। यानी कि अब की बारी में क्या कह रहा है, मुझे बताओ कितने दिन लगेंगे, तो यहां पे हमारे पास एक्स आ जाएगा। देखो हमेशा याद रखिएगा, रेशियो प्रोपोर्शन हो, वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन हो, उसमें हमेशा भी हेडिंग जरूर बना दीजिएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन आईबी में बेतहाशा आए हैं, सेट में बेतहाशा है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कंफ्यूजन के अंदर जो है ना, इसकी क्वांटिटी को इधर लिख देते हैं, इसकी क्वांटिटी को इधर लिख देते हैं। देखो अगर आपने स्टेटमेंट अपनी समझ ली ना कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, आपको वो दो क्वांटिटी अगर पता चल गई, आप उसको लिख लो हमेशा, ताकि फिर आप उसके नीचे उसका टेबल डिजाइन कर सको। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा था एग्जामिनर, इफ एम मैन डू अ जॉब इन 10 days, यानी कि अगर इतने नंबर ऑफ बंदे एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको एक क्वांटिटी गिवन है नंबर ऑफ मैन की, और एक क्वांटिटी क्या गिवन नंबर ऑफ डेज की, यानी कि टाइम की। आगे देखो एग्जामिनर ने वही बात करी, कहते हैं हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा अगर मैं 10 बंदे लगा दूं इस काम करने के लिए। यानी कि अगली स्टेटमेंट में उसने 10 बंदे दे दिए और कह रहे बताओ कितना टाइम लगेगा। अब देखो कैसी ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को देख के अगर मैं आपसे पूछूं डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहलाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाएगा। देखो भाई, एक क्वांटिटी आपको गिवन है मर्द, मैन, ह्यूमन बीइंग, और दूसरी गिवन है नंबर ऑफ डेज। तो भाई इन दोनों का क्या आपस में कोई रिलेशन बनता है? नहीं बनता। भाई मेन एंड डेज आर टोटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, उनका आपस में रिलेशन नहीं है, मैन और ह्यूमन बीइंग का और किसी भी नंबर ऑफ डेज का, टाइम का। तो इसका मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि भाई आमने सामने की मल्टीप्लीकेशन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, आमने सामने की मल्टीप्लीकेशन। तो क्या बन जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा 10m इज इक्वल टू 10x। अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी, सिंपल m के बराबर होगी। इसीलिए क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास, m के बराबर है। देखो ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, बहुत आसान है, थोड़े से लॉजिकल हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, अल्लाह मैंने दिया हुआ है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आईबीए के पास पेपर से लिया गया, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। बेटा लेक्चर में आने वाला एक एक क्वेश्चन आईबीए के पास पेपर से लिया गया है। देखो आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाओगे, 60,000 रुपए जाके पे करोगे, खुदारा जहन में रखिएगा, वहां पे इतनी डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, अगर आप तरीके से लेके चलोगे आप इंशाल्लाह इजीली क्रैक कर सकते हो अपने फास्ट के एग्जाम को, नस बिजनेस स्कूल के एग्जाम को, आईबीए के एग्जाम को, लम्स के एग्जाम को, यू कैन नेम इट एनीथिंग। अगर आप पाकिस्तान की टॉप ब्रांड्स के लेक्चर्स ले रहे हो तो ऑब्वियसली आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हो। फिर देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ विल सॉल्व इट। Examiner is saying that 10 engineers can complete a road in 30 days. Okay. If they want to finish the road in 5 days earlier, how more men will be required? A very simple question and bit logical one as well. एग्जामिनर इज सेइंग कि भाई 10 इंजीनियर्स हैं, वो 10 इंजीनियर्स कितने दिन में एक रोड को तामीर कर सकते हैं? भाई सिंपल सी उसने एग्जामिनर ने बात करी है कि 10 इंजीनियर्स हैं और वो 30 दिन के अंदर एक रोड को डिजाइन कर रहे हैं। एग्जामिनर आगे आपसे क्या कह रहा है, इफ दे वांट टू फिनिश द रोड 5 days अर्लियर, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपकी रोड 5 दिन पहले कंप्लीट हो, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर नंबर ऑफ डेज 5 कम कर रहा है। तो अगर एक रोड पहले 30 दिन में बन रही है तो अब वो कितने दिन में बन सकती है, 25 दिन में ऑब्वियसली। आगे क्या कह रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर आगे कह रहा है हाउ मोर मैन विल बी रिक्वायर्ड, हाउ मोर मैन विल बी रिक्वायर्ड, यानी कि कितने और आपको बंदे चाहिए होंगे ये काम करने के लिए। अब येट इट इज अ लॉजिकल क्वेश्चन। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, लेट मी नो ईदर इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको 10 इंजीनियर्स गिवन थे एक रोड को तामीर करने के लिए। अब एग्जामिनर ने डायरेक्टली ये बात कर दी है कि भाई देखो तुम्हारे पास ये जो बंदे गिवन है, ये क्या गिवन है, इंजीनियर्स जो कि एक रोड को 30 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। अब अगर वो 5 दिन पहले कंप्लीट करना चाहते हैं तो बताओ कितने ज्यादा और तुम्हें बंदे रिक्वायर्ड होंगे। तो सिंपल तरीके से देखिए एग्जामिनर ने आपसे क्या बात कही है, एग्जामिनर ने आपसे कहा है कि भाई आपके पास 10 इंजीनियर्स अगर आपको गिवन है जो कि एक रोड को 30 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, और अगर एग्जामिनर आपसे कहना ये चाह रहा है कि भैया बताइए कि अगर आप
25 दिन में या 5 दिन कम में उस रोड को कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो बताइए वो कितने इंजीनियर्स रिक्वायर्ड होंगे। दैट इज सिंपल कंडीशन। तो भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो भाई, जो भी दो क्वांटिटीज गिवन है, अगर तो एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर रही है, या एक क्वांटिटी कम करने से दूसरी क्वांटिटी भी कम कर रही है, तो इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ऑब्वियसली नाम से जाहिर है क्या होता है भैया, एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हो दूसरी डिक्रीज हो रही है, दूसरी को डिक्रीज कर रहे हो पहली इंक्रीज हो रही है, तो ये आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मुझे साफ दिख रहा है कि रिलेशन कैसा है इनका आपस में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। सही है ना? अभी रिलेशन कैसा है इनका आपस में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक कि भाई आप एक क्वांटिटी को अगर इंक्रीज कर रहे हो दूसरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना भाई? तो अगर देखो मैं नंबर ऑफ इंजीनियर्स का इजाफा करता हूं या कम करता हूं, तो जाहिर सी बात है जो तादाद होगी रोड बनाने की वो कम या ज्यादा हो रही है ना। सिंपल इज डेट। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? तो देखो भाई क्या मतलब है इसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आ रहा है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, बहुत बेसिक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अंदर सामने सामने मल्टीप्लीकेशन होती है, तो क्या बन जाएगा, 10 × 30 हो गया। इक्वल टू के बाद ये क्या हो जाएगा, 25x का 25x। अच्छा भाई, फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बहुत बेसिक है। 5 5 25, 5 6 30, 5 1 5, 5 2 10, तो 6 2 12 हो गया। तो आपके पास सिंपल तरीके से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑब्वियसली इट विल बी समथिंग अराउंड 12। आपके पास x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 12 के बराबर आ जाएगी। ये x हमारे पास क्या आया है, ये x हमारे पास वो तादाद आई है टोटल नंबर ऑफ मजदूरों की, टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स की, जो इस रोड को बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। मगर एग्जामिनर पूछ क्या रहा था आपसे, हाउ मेनी मोर मैन विल बी रिक्वायर्ड, यानी कि कितने ज्यादा आदमी और चाहिए होंगे। तो कितने ज्यादा चाहिए होंगे, तो देखो पहले अगर 10 इंजीनियर्स थे, तो अब आपके पास 12 इंजीनियर्स हैं, तो 12 में से अगर आप 10 निकाल दो, तो एडिशनली हमें 2 इंजीनियर्स ज्यादा चाहिए होंगे, अगर मैं चाहता हूं कि 30 दिन के बजाय 25 दिनों में मेरी रोड कंप्लीट हो जाए। तो ये सिंपल से इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था, एंड नथिंग मोर एल्स। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपली सिंप्लीफाई हो गया, और हमारे पास सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। आगे मूव करते हैं भैया, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मजे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहे हैं, ओके नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा तमाम यूनिवर्सिटीज के पेपर्स के लिए। और ये तमाम क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो तमाम यूनिवर्सिटीज के पास्ट पेपर से कर रहे हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, दे विल श्योरली हेल्प यू गाइस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इट इज सेइंग द नंबर ऑफ किलोग्राम्स ऑफ अ कॉर्न नीडेड टू फीड 500 चिकन इज 30 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ द किलोग्राम नीडेड टू फीड 280 चिकन्स। How many kilograms corn are needed to feed 280 chickens? Okay. काफी सारे लोगों को लगेगा कि सर ये तो इतना मुश्किल क्वेश्चन है, ये कैसे सॉल्व होगा। लिटरली बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। एग्जामिनर इज सेइंग कि समथिंग अबाउट चिकन है, और उसको फीड करने के बारे में, यानी कि भाई जो आप फीडिंग करते हो चिकन को, उसके बारे में बात हो रही है कि भाई नंबर ऑफ किलोग्राम्स। लेट सपोज, मैं सपोज कर लेता हूँ कि भाई हमें जो क्वांटिटी गिवन है वो किसके बराबर गिवन है भैया, फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ किलोग्राम्स ऑफ अ कॉर्न नीडेड टू फीड 500 चिकन्स। ओके, हमें एक चिकन की क्वांटिटी एक तो गिवन है, तो मैंने यहाँ पे सी लिख दिया, सी का मतलब क्या, चिकन की क्वांटिटी। ओके, और इस तरफ मैं लिख देता हूँ कि भाई मुझे कितना कॉर्न जो रिक्वायर्ड है, जो मुझे केजीज के अंदर क्या रिक्वायर्ड है, पर्टिकुलर कॉर्न वगैरह रिक्वायर्ड है उनको फीड वगैरह करने के लिए। इसको यहाँ पे फीड लिख देता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे फीड लिख देता हूँ, जो कॉर्न वगैरह रिक्वायर्ड है फीड करने के लिए। अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ किलोग्राम्स ऑफ कॉर्न नीडेड टू फीड 500 चिकन, यानी कि जो चिकन की क्वांटिटी गिवन है, चिकन की क्वांटिटी कितनी गिवन है आपको पहले, 500, कि भाई नंबर ऑफ किलोग्राम्स ऑफ अ कॉर्न नीडेड टू फीड 500 चिकन इज 30 लेस देन, इसके मायने नॉर्मली मैथ्स में इक्वल टू के होते हैं, इज 30 लेस देन ट्वाइस द नंबर। यानी कि फॉर एग्जांपल एक्स मेरे पास वो फीड की तादाद है जो कि मुझे मुर्गियों को दाना डालनी है। एक्स क्या है मेरे पास, बेसिकली वो फीड की तादाद है जो मुझे मुर्गियों को क्या करनी है, दाना के तौर पर डालनी है फॉर एग्जांपल। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई 500 चिकन्स को तुमने फीड करना है ना, किलो जो तुमने फीड करना है 500 चिकन्स को, किसके बराबर है, 30 लेस देन ट्वाइस दी नंबर। यानी कि 500 चिकन को जो फीड करना है वो किसके बराबर है, 30 लेस देन ट्वाइस दी नंबर। इस कंडीशन को देखिएगा, कंडीशन बहुत सिंपल सी है, 30 लेस देन ट्वाइस दी नंबर, यानी कि 30 कम किससे, 2x के, यानी कि दुगना, 2x माइनस का 30। ये आपको सिंपल सी कंडीशन गिवन है। ये कंडीशन आपने कैसे बनाई, देखो सिंपल सी बात कर रहा है एग्जामिनर, द नंबर ऑफ किलोग्राम्स ऑफ अ कॉर्न नीडेड टू फीड 500 चिकन, 500 चिकन की क्वांटिटी, इसके मायने मैथ्स में इक्वल टू 30 लेस देन ट्वाइस द नंबर, यानी कि 30 कम उस ट्वाइस ऑफ द नंबर से, 30 कम उस नंबर के मल्टीपल ट्वाइस से। ओके, किलोग्राम नीडेड टू फीड 280 चिकन। ओके, आगे 280 चिकन लिखा है, मुझे नहीं पता 280 चिकन क्या कह रहा है। ओके, आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है, हाउ मेनी किलोग्राम्स कॉर्न आर नीडेड
नीडेड टू फीड 280 चिकन्स। ये बताना है कि भाई हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ कॉर्न नीडेड। आपको ये बताना है कि भाई आपको कितनी क्वांटिटी ऑफ फीड चाहिए। अगर मैं आपसे कह दूं कि 280 चिकन्स को खिलाना है, एग्जामिनर ने जो लास्ट लाइन लिखी हुई उसमें सारी बातें क्लियर कर दी हैं। हाउ मेनी किलोग्राम्स कॉर्न्स आर नीडेड टू फीड द 280 चिकन्स। यानी कि हमसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है कि भाई बताओ इस एक्स की वैल्यू क्या है, इस फीड की वैल्यू क्या है अगर आपको 280 चिकन्स को खाना खिलाना है। अब ये ओवरऑल क्वेश्चन आपको गिवन है, ये आपको डायरेक्ट प्रॉपरली ये प्रॉपर क्वेश्चन हमें गिवन है। अब देखो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट कंडीशन। कि आपको जो सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है वो बेसिकली ये गिवन था कि भाई आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई स्टार्टिंग में अगर आपको 500 चिकन और 500 चिकन को फीड करने के लिए आप 30 लेस देन 2x ऑफ द नंबर को आप यूज कर रहे हो, तो ये आपको फॉर्म करके बताना है कि आपको कितनी फीड रिक्वायर्ड होगी अगर आपको सिर्फ 280 चिकन को फीड करना है। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट। अब देखो ये जो प्रोपोर्शन है आपके पास, ये कैसा प्रोपोर्शन कहलाएगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहलाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाएगा। सबसे पहले आपको फिगर आउट करना है। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है अगर मैं एक क्वांटिटी को इंक्रीज करूं दूसरी भी इंक्रीज हो जाए। देखो अगर मैं चिकन की क्वांटिटी को इंक्रीज करूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे दाना पानी चावल ज्यादा देना पड़ेगा। इसकी बेहतरीन मिसाल कुर्बानी की है। कुर्बानी के दिनों में अब सारे बच्चे अपने घर पे जानवर लेकर आते होंगे ना, सही है ना भाई? तो जो नहीं भी लेकर आते परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह मियां आपको उसको बहुत चार्जर देंगे, सही है ना भाई? तो आप लोग अगर कुर्बानी के दिनों में जानवर लेकर आते हैं तो भाई देखो अगर एक गाय होगी, लेट सपोज अगर एक गाय है तो उसके लिए चारा कम लाना पड़ता होगा। अगर दो गाय हो तो उसके लिए चारा ज्यादा आएगा, नॉर्मल सी बात है ना भाई? इसी तरीके से अगर एक चिकन है, अगर 500 चिकन है तो ऑब्वियसली जो फीड आएगी उनकी वो बहुत ज्यादा आएगी। अगर 280 होंगी तो कम आएगी। तो इसका मतलब क्या है, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ इंक्रीज होना क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब इस केस में क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो आप सिंपल तरीके से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? बहुत बेसिक है कि भैया देखो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दीजिए तो क्या बन गया, ये बन जाएगा 500x और यहाँ पे 280 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 280 जाके इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 280 इंटू एक्स। तो व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम ऑब्वियसली जीरो का जीरो, 8 टू 16 का 6 और 1 कैरी, 2 टू 4 1 5 560x। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 से जाके ऑब्वियसली ये 280 मल्टीप्लाई होगा। 30 को 80 से कैसे मल्टीप्लाई, 30 को 280 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। कैसे करवाएंगे, बहुत बेसिक है कि भाई अगर आप में से कोई बच्चा सोच रहा है सर इतना मुश्किल हो जाएगा, 280 30 से भी मल्टीप्लाई होगा। भाई जाहिर सी बात है ना, 280 इस पूरी टर्म से आके मल्टीप्लाई होगा तो 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया 560। फिर 30 सिंपल 280 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो देखो सिंपल मैथ्स की ट्रिक सिखाता हूँ। देखो दो जीरो आ रहे हैं, जीरो को खत्म कर दो। अगर मैं आपसे कहूँ कि जीरो को यहाँ पे गोल कर दो तो क्या बन गया, ये सिंपल बन गया 28 इंटू थ्री। 28 इंटू थ्री का मतलब क्या है, 8 थ्री जार सिंपल 24 का 4, 2 कैरी, 3 टू जार 6 और 2 का इजाफा तो क्या बन जाएगा 8 का 8। तो क्या बन गया 84, सही है ना 84। अब आपने दो जीरो जो इग्नोर किए थे ना उनको यहाँ पे लगा दो तो आंसर क्या हो गया 8400। किसका, 30 इंटू 280 का। तो आप सिंपल तरीके से आंसर मिल गया हमें। तो देखो यहाँ पे क्या है, 500x इक्वल टू के बाद 560x माइनस का 30 इंटू 280 का वैल्यू क्या आ गई 8400 के बराबर। x वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर दो, बाकी वैल्यूज को एक साइड पे रखते हैं। तो भाई देखो 560 जब वहां पे जाएगा तो 500x में से क्या होगा, वहां पे जाके माइनस होगा। तो 500x माइनस का 560x क्या होगा, ऑब्वियसली माइनस का 60x हो जाएगा। और यहाँ पे पहले से क्या है, माइनस का 8400, माइनस का 8400 तो माइनस से माइनस कट गया। एक जीरो से जीरो काट दीजिए और 6 के टेबल के अंदर 84 कहाँ पर आता है भैया, सिंपल सी बात है। 84 डायरेक्टली अगर निकालना चाह रहे हो तो मुश्किल से निकाल सकते हो, बट वो भी आसान है, कोई मसले की बात नहीं। 14 के ऊपर वैसे आ जाएगा, बट अगर आप चाहो तो बारी बारी भी सॉल्व कर सकते हो। बन गया ये आपके पास 3 बन जा 3 और 14 का 14 आ गया। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक जीरो यहाँ से रिमेनिंग का, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 140 के बराबर। और ये 140 क्या है, केजीज के अंदर, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना था, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ कॉर्न आर नीडेड टू फीड 280 चिकन। तो इस तरीके से आपका फाइनली आंसर आ गया। भाई बहुत बेसिक मैथ्स करिए, मैंने आपको एक ही चीज करके दिखाई है कि आप लोगों ने सिंपली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करा, एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 60x इक्वल टू के इस तरफ क्या मौजूद था, नेगेटिव का 8400। तो भाई 60 जीरो से एक जीरो कट गया था तो क्या बच गया था 840। तो सिंपल तरीके से आपने 840 डिवाइडेड बाय 6 कर दिया। 840 को भैया अगर 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 140 के बराबर। तो आपके पास एक एक्स की वैल्यू मिल गई, यानी कि हमें कितने किलोग्राम्स ऑफ कॉर्न चाहिए था, फीड चाहिए था इन 280 चिकन को खिलाने के लिए। भाई वो अराउंड हमें चाहिए था 140 केजी के। तो हमें इस तरीके से एक्स की वैल्यू इजीली मिल गई। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। मगर ये क्वेश्चन आईबीए में एक और तरीके से भी पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन लम्स के पेपर में एक और तरीके से पूछा जा चुका है। सेट के पास पेपर आपको दिख जाएगा अगर आपके पास कॉलेज पांडा या आपके पास अल्लाह भला करे बैलेंस की किताब मौजूद हो। तो भाई उसमें क्या कहा जा रहा था, उसमें एग्जामिनर कह रहा था कि भाई बताओ 500 चिकन को कितनी फीड दी गई, उसके बारे में एग्जामिनर
मैंने पूछा था। तो अगर आपको 500 चिकन के फीड निकाली तो कैसे निकालोगे? सिंपल एक्स की वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट करोगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे, -30 करवा दोगे, तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा जो 500 चिकन को आप लोगों ने फीड दी होगी, वो भी आंसर आ जाएगा। तो सिंपल इज डेट, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, सही है ना भाई? इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने इजीली इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सॉल्व कर लिया, और यहाँ पे इस तरीके से हमारा क्वेश्चन का क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। क्लियर है भाई तमाम स्टूडेंट्स को ये बात? आई डोंट थिंक अब इसमें किसी बच्चे को इंशाल्लाह प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जल्दी से मूव करेंगे। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है इट टुक 12 मैन 5 hours टू बिल्ड एन एयर स्ट्रिप, ओके, working the same rate, how many additional men could have been hired in order to for the job to have taken 1 hour less? अब देखो इसको एग्जामिनर यहाँ पे क्या कह रहा है, जाहिर सी बात है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मैन ज्यादा करूंगा तो ऑब्वियसली जो भी बनाने की स्पीड होगी, जॉब करने की स्पीड होगी, कम हो जाएगी। बहुत सिंपल सी एक तो बात है। अच्छा, आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई अगर तुम्हारे पास मेंस की तादाद गिवन है कितनी, 12, और टाइम कितना गिवन है कि भाई वो बंदे जो एक जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं, कोई एयर स्ट्रिप बना रहे हैं, कोई भी चीज बिल्ड कर रहे हैं, वो 5 घंटे ले रहे हैं। अच्छा, आगे कहते हैं वर्किंग ऑन द सेम रेट हाउ मेनी एडिशनल मैन कुड हैव बीन हायर्ड इन ऑर्डर फॉर द जॉब टू हैव टेकन 1 hour लेस। कहते हैं कि भाई कितने बंदों को तुम लगा सकते हो कि अगर तुम अपने टाइम में से 1 घंटा बचा रहे हो, यानी कि 4 घंटे में अगर तुम एक चीज को क्वांटिटी को बना रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आप अगर मेंस की तादाद में इजाफा करोगे तो ऑब्वियसली आपकी जो टाइम की तादाद है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी टाइम की तादाद। तो ऑब्वियसली ये आपस में इनवर्सली रिलेशन रखते हैं, तो ऑब्वियसली डायरेक्टली आमने सामने सॉल्व होगा। तो क्या बन गया, सिंपल तरीके से ये हो जाएगा 12 × 5 का 5 इक्वल टू के बाद 4 × x का x। तो 4 वन जार 4, 4 3 जार 12। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 5 3 जार 15, यानी कि 15 आपको मर्द चाहिए होंगे। अगर टोटल 15 बंदे आपको चाहिए होंगे अगर आप 4 घंटे में चाह रहे हो कि आपका काम हो जाए। और एडिशनल अगर आपसे एग्जामिनर यहाँ पे कह रहा है कि लेट्स सपोज एडिशनल कितने बंदे रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, एडिशनल कितने चाहिए होंगे। तो भाई देखो, ओरिजिनली कितने अप्लाई कर रहे थे, 12। ओरिजिनली पहले कितने, जब 5 घंटे में मेरा काम हो रहा था उस वक्त 12 बंदे लग रहे थे। अब अगर 15 बंदे लग रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, एडिशनली हम लोगों ने कितने बंदे हायर करें, 3 बंदे हायर करें। 12 से 15 माइनस करवा दीजिए, तो आपने एडिशनली कितने बंदे मजीद हायर करें, 3 बंदे मजीद हायर करें, ताकि आपका जो काम पहले 5 घंटे में हो रहा था वो 1 घंटे में हो जाएगा। 4 घंटे में हो रहा होगा, क्योंकि आपने 1 घंटा क्या कर दिया, लेस करवाया है। तो भाई कैसे फाइंड करा कि आपने पहले 4 घंटे के ऊपर टोटल नंबर ऑफ मेंस निकाल ली और फिर उसको आप ओरिजिनल मेन से माइनस करवा दोगे, आपको आंसर आ जाएगा। सिंपल तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा भाई,